हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी के एग्जाम में सहायता करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने पहले प्रीलिम्स को पढ़ा और फिर अब मुख्य परीक्षा के लिए सोशियोलॉजी विषय को निशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें किए बिना चलिए शुरू करते हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर आपकी स्पीड बहुत धीरे है, एक वीडियो रोज बनाते हैं जिससे सिलेबस शायद 2 महीने में खत्म हो पाएगा सोशियोलॉजी का। आप निश्चिंत रहें, इस वीक में हम पहली यूनिट जो कि सबसे बड़ी यूनिट है उसे खत्म कर लेंगे। इसके बाद जो बची हुई यूनिट है वो एक एक हफ्ते या 5-5, 6-6 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगी। आप निश्चिंत रहें, मुझे भी उस पर देखा हुआ सिलेबस है, मैं आराम से करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल सिलेबस पे आ जाते हैं। इस सिलेबस में आपको दो जो ऊपर वाले महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हम पढ़ चुके हैं, तीसरा भी लगभग हमारा समाप्त हो चुका है। भारतीय संस्कृति की विशेषता, ये आज का मूल टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा होती है, याद रखिएगा। भारतीय संस्कृति की विशेषता, ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है। हम संस्कृति अलग से पढ़ चुके हैं और संस्कृति की क्या विशेषताएं होती है ये भी पढ़ चुके हैं। संस्कृति की विशेषताएं होती है कि संस्कृति अमूर्त होती है, संस्कृति को मापा नहीं जा सकता, संस्कृति में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। ये हमने कुछ विशेषताएं, जैसे और विशेषताएं हो सकती है कि संस्कृति का विकास जो है वो धीमी गति से होता है। फिर संस्कृति जो है वो मानव द्वारा निर्मित होती है और मानव के व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। ऐसी कुछ छोटी छोटी सी विशेषताएं हमने संस्कृति की विशेषताओं के रूप में पढ़ी। लेकिन अब जो हमें सिलेबस में टॉपिक दिया गया है वो है भारतीय संस्कृति की विशेषता। अब देखिए, मैं चाहूं तो यहां भंडारा भर के आपको खूब सारा पढ़ा सकता हूं, लेकिन क्योंकि स्पेसिफाई करके पूछा हुआ है कि केवल भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बतानी है, तो इसी पर हम फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या मूल रूप से इस टॉपिक का अर्थ निकला कि भारतीय संस्कृति की जो स्पेशल बातें हैं, जो पूरी दुनिया की संस्कृतियों से अलग उसकी विशेष, देखो यहां ध्यान रखना, विशेषताएं तो सब कुछ हो सकती है, हर मनुष्य की हर चीज विशेष हो सकती है। जैसे मेरी विशेषता हो सकती है मैं लंबा हूं, मेरे काले बाल हैं, ये सब विशेषता है। लेकिन विशेषता सामान्यतः उसे गिना जाता है जो अन्य से उसे अलग बनाती है, अन्य से उसे अलग बनाए वो उसकी विशेषता है, नहीं तो वो फिर गुण कहलाता है। जैसे मेरा लंबा होना मेरा गुण है, लेकिन अगर सब छोटे हैं और मैं लंबा हूं तो फिर ये मेरी विशेषता हो जाएगी। जैसे गोरा होना एक गुण है, लेकिन अगर सब काले हैं और उसमें एक व्यक्ति गोरा है तो वो उसकी विशेषता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स हैं उनमें ये गुण और विशेषता दोनों को मिक्स कर दिया गया, जबकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। गुण माने क्वालिटीज होती है, विशेषता जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। विशेषताएं माने जो विशेष है। देखो, विशेषता शब्द में क्या बोला जा रहा है, जो विशेष है। अब जैसे इस दुनिया में सबके ही बाल काले हो और मेरे भी बाल काले हैं तो ये कोई विशेष नहीं है, ये गुण है। लेकिन अगर सबके बाल नॉर्मल काले हो और मेरे बहुत काले हैं तो फिर ये विशेषता है। सबकी आंखें नीली होती हैं और मेरी भी आंखें नीली हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन सबकी आंखें काली होती है और मेरी आंखें ब्राउन है तो फिर ये विशेषता है। तो समझना है कि विशेषताएं जो है वो विशेष को होने के कारण विशेषता कहलाती है। अब हमारे भारत की संस्कृति में क्या ऐसा विशेष है उस पर फोकस करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे उच्च आदर्शों का पोषण करने वाली भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और अद्वितीय संस्कृति मानी गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। देखिए, मैं आपको इनडायरेक्टली सिखाना चाह रहा हूं कि भूमिका कैसे लिखते हैं। अभी कल हमने एक प्रश्न दिया, बच्चों को भूमिका लिखते नहीं आ रही है। भूमिका माने कि उसका बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने को भूमिका लिखना कहते हैं। अब देखिए, यहां हमें क्वेश्चन साफ साफ दिया, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखिए, लेकिन हम इसमें शुरुआत कहां से कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे उच्च आदर्शों का पोषण करने वाली भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे अनूठी, सबसे अद्वितीय और सबसे प्राचीन संस्कृति है।
इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। खैर इसमें यह भी विशेषताएं हो सकती है, लेकिन हमने इसकी कुछ तारीफ करते हुए बात को शुरू किया है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो तारीफ करते हुए बातों को शुरू करते हैं, ऐसे ही हमने यहां भी क्वेश्चन के आंसर में भी बातों की तारीफ के साथ बातों को शुरू करना है, उसका बैकग्राउंड तैयार करते हुए शुरू करना है। अब हम उसकी एक एक विशेषताएं देख लेते हैं। प्राचीनता, ये भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में प्रमुख है। मिस्र की मेसोपोटामिया संस्कृति हो, बेबीलोना की संस्कृति हो, या चीन की संस्कृति हो, मंगोलिया की संस्कृति हो, सारी संस्कृति में अगर भारत की संस्कृति का स्थान देखा जाए तो सबसे पुरानी संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति जानी जाती है। आप याद रखेंगे, प्राचीनता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। समन्वयवादी, ये क्या है भाई? समन्वयवादी भी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। भारतीय संस्कृति समन्वयवादी संस्कृति का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस संस्कृति में भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद का अनोखा संगम मिलता है। देखो, अगर हम विश्व की विचारधाराओं की बात करें तो कहीं पर भौतिकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, कहीं पर जैसे जैन और बौद्ध धर्म की बात की जाए, जैसे तिब्बत की बात की जाए, तो वहां केवल आध्यात्म है, वो भौतिक पर फोकस ही नहीं करते हैं, इसीलिए किसी और ने उस देश पर कब्जा कर लिया। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो केवल भौतिकता की बात करता है। भारतीय संस्कृति इस देश की, दुनिया की, विश्व की एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां पर भौतिक चीजों को भी, भौतिकता और आध्यात्मवाद, आध्यात्मता, इन दोनों को बराबर बराबर तवज्जो दी गई है और कहा गया कि आध्यात्म को भी प्राप्त करना है, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष को भी प्राप्त करना है, तो धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करनी पड़ेगी। अब धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों हो गए, भौतिकता और मोक्ष हो गया आध्यात्मिकता को। हमने इन तीनों का ही समन्वय किया और देखिए कितना बेहतरीन समन्वय किया गया है, जितनी जहां जरूरत है उतना वहां से लिया गया। ऐसी एक अनोखी समन्वय संस्कृति मिलती है। इसके अंतर्गत भारतीय दर्शन में जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति को बताया गया है, किंतु इसकी प्राप्ति हेतु भौतिक साधनों का प्रयोग अर्थात अर्थ, पैसे कमाने को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। देखो, भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है कि बाबा बन जाओ, कि कर्म मत करो। हमारी संस्कृति का मूल निहित वाक्य है कर्म ही पूजा है। हम पूजा पर फोकस करते हैं, कर्म ही पूजा है, लेकिन हमारे हिसाब से पूजा का अर्थ वो भगवान के लिए थाली लेकर ऐसे ऐसे ही यूं यूं अगरबत्ती लगाना नहीं है। हमारे हिसाब से पूजा इज इक्वल टू कर्म, कि कर्म जो करोगे वो पूजा के रूप में करना है, उसे निस्वार्थ भाव से करना है। जैसे भगवान की पूजा करते हैं तो कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल भगवान का स्मरण करते हैं, उस रूप में हमें कर्म करना है। इसी रूप में मैं आपके सामने कर्म कर रहा हूं, आप भी कोशिश किया करें। अगली विशेषता पर आते हैं, स्थायित्व। स्थायित्व स्टेबिलिटी को बोलते हैं। स्थायित्व माने क्या? भारतीय संस्कृति स्थायित्व का गुण विद्यमान है। देखो, हम देखते हैं कि विश्व की बहुत सारी संस्कृतियां आई और धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो गया। जैसे आज अगर हम विश्व में देखें तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हो चुकी है, मिलेगी ही नहीं आपको। ऐसे ही अन्य जो सभ्यताएं हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। लेकिन भारतीय संस्कृति में स्थायित्व का गुण है, ये स्थायी बनी हुई है। विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आने के बाद भी, जैसे मध्यकाल में मुगल आ गए, अंग्रेज काल में ब्रिटिश आ गए, ईसाई आ गए, भारत में सब आए, लेकिन भारत ने अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं खोया। आप देखो, विश्व में बहुत उदाहरण है जहां किसी और देश ने आक्रमण किया, वहां की संस्कृति सभ्यता खत्म हो गई और नई संस्कृति सभ्यता शुरू हो गई। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हमने बाहर से आने वाले सबका स्वागत किया और सबको हमारे अंदर समाहित कर लिया। हमने अपना स्वभाव कभी नहीं भूला। आज से 1000 साल पहले भी सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते थे, आज भी सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं। आज से 2000 साल पहले भी विश्व के कल्याण की बात करते थे, आज भी विश्व के कल्याण की बात करते हैं। विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनातन संस्कृति। सनातन अर्थात जो हमेशा से बना हुआ है, जो कभी नहीं बिगड़ा, जो सनातन है, जो अपने वास्तविक स्वरूप में जब बना था तब से आज तक वैसा वैसा है। इसका तात्पर्य भारतीय संस्कृति में निरंतरता से है। यहां अनेक आक्रमणकारी आए, अनेक चीजें बिगाड़ने की कोशिश की, इस्लाम धर्म का प्रचार करने की कोशिश की, तलवार की नोक पर भारत की संस्कृति को
तार तार करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने भी ईसाइयत के दम पर मिशनरीज खोले, बहुत कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय संस्कृति जो सनातन थी, अब यहाँ सनातन का मतलब हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सनातन माने सब कुछ, यहाँ सब कुछ हमारी संस्कृति की बात हो रही है। हमारी संस्कृति में तो सब कुछ शामिल है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, पंजाबी भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सब कुछ है। तो वो सनातन स्वरूप उसका आज भी विद्यमान है। नई नई विचारधाराएं आती है, हम उनका स्वागत करते हैं। पहले से 100 विचारधाराएं 101 हो जाती हैं, एक और नई आती है, हम 102 कर लेते हैं, लेकिन हमारे मूल स्वभाव को नहीं बदलते। 5000 वर्षों से आज तक अपनी निरंतरता को बनाए हुए रखी हुई ये संस्कृति अपने आप में सनातन है। आगे बढ़ते हैं। सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? सहिष्णुता का अर्थ होता है अपने स्वयं के विचारों, देखो किसी और के विचारों को सुनने की क्षमता को, अगर आप किसी और के विचारों को सुन रहे हैं और उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं जिस रूप में वे हैं, सही या गलत छोड़ो, बाद में देखेंगे कि सही है या गलत है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अन्य के विचारों को उसी रूप में स्वीकार करे जिस रूप में वे हैं, सही या गलत की बात अलग है, तो उसे हम सहिष्णु कहते हैं। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता का गुण पाया जाता है। विभिन्न धर्मों संप्रदायों को अपनाने का भाव रखती है। अनेक धर्मों का जन्म भारतीय संस्कृति की गोद में हुआ। जैसे आप देखेंगे कि सिख धर्म भारत की गोद में पला, इस संस्कृति की गोद में पला। बौद्ध धर्म इस संस्कृति की गोद में पला। जैन धर्म इसी संस्कृति की गोद में पला। जितने भी संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय हो या शैव संप्रदाय हो, दुनिया भर के संप्रदाय सब इसी की गोद में पले। लेकिन कभी हमने विरोध नहीं किया कि नहीं ऐसा ये हमसे विपरीत विचारधारा वाला है तो हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। इसी को सहिष्णुता कहते हैं, हमसे विपरीत। अब ध्यान से सुनना इसकी परिभाषा, सहिष्णुता शब्द को परिभाषित कर रहा हूं, आपसे विपरीत विचारधारा को भी स्वीकार करना। अगर वो सही है तो स्वीकार करना और गलत है तो विरोध ना करना, सुनना, समझना और तार्किक रूप से उसके लिए विरोध का भाव प्रकट करना, इसे कहते हैं सहिष्णुता। भारत में ऐसा ही है। भारत में अनेक संस्कृतियां आई, अनेक धर्म आए, अनेक संप्रदाय आए, हमने किसी का भी विरोध नहीं किया। धीरे धीरे उनको अपने जैसा बना लिया, हमारी मूल विचारधारा से उनको रंग दिया हमने, हमारे रंग को चेंज नहीं होने दिया। और आगे बढ़ते हैं। धर्म की प्रधानता। देखो विश्व के जो देश हैं, विश्व की जो व्यवस्था है, उसमें धर्म को बहुत ज्यादा प्रधानता नहीं दी जाती है, धर्म बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन धर्म भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारतीय संस्कृति का। भारतीय संस्कृति में अधिकांश काम धर्म पर आधारित हैं, धर्म से शुरू होते हैं। भारतीय संस्कृति में सदैव ही धर्म की प्रधानता रखी गई है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक क्रियाओं पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। आप देखेंगे तो हम जो भी काम करते हैं, अगर घर में कंप्यूटर भी लाएं तो कंप्यूटर लाना एक वैज्ञानिकता है, तार्किकता का उदाहरण है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम लेना, श्री गणेशाय नमो बोलना, या उस कंप्यूटर को स्वास्तिक का चिन्ह आपने घर पे बनाया होगा, ऐसा स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसमें कंकु चावल लगाना, भगवान की अगरबत्ती लगाने के बाद उसे शुरू करना। घर में हम लाए कंप्यूटर है वैज्ञानिकता का गुण, लेकिन फिर भी हम धर्म से उसे जोड़ रहे हैं। यह है धर्म प्रधानता या धर्म की प्रधानता। आगे बढ़ते हैं। नैतिक मूल्यों की प्रधानता। देखो विश्व की जो संस्कृतियां हैं वो मतलबी संस्कृतियों के रूप में जानी जाती है, जबकि भारतीय संस्कृति नैतिकता प्रधान संस्कृति जानी जाती है। भारतीय आपने देखा होगा कोविड जब आया तो कोविड के आने पर विश्व की दुनिया के जो देश थे वो अपने आप में रिजर्व होने लगे। भारत ऐसा देश था जिसने एक विशेष दवाई जो मलेरिया के लिए उपयोग होती थी उसका यूज देखा कि यार ये तो इसका रोग में भी कारगर हो सकती है, तो इस दवाई को हमने पूरे विश्व में बांटा। जब हमने वैक्सीन बना ली पूरे विश्व को बांटी। हमने अपने आप को ऐसा नहीं किया कि नहीं हम बेचेंगे, हम बांटेंगे, नहीं हम तो सबकी सेवा करेंगे, ये वाले भाव के साथ हमने पूरे विश्व को इस महामारी से बचाने का काम किया। भारतीय संस्कृति से प्रारंभ से ही नैतिकता के मूल्य विद्यमान है, और जो नैतिकता के मूल्य शुरुआत में थे वो आज भी हैं। खैर कमी जरूर आई है लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। बड़ों का सम्मान, आचरण की पवित्रता, त्याग, संयम, ये सब आज भी भारतीय लोगों के गहने हैं। इन्हें हम भारतीय लोगों का गहना मानते हैं क्योंकि केवल भारत के लोगों में ही दया, करुणा, त्याग, तपस्या, ये सब भाव पाए जाते हैं। विश्व में अधिकांश देशों में नहीं पाया जाता।
इसलिए भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और आगे बढ़ते, ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता का मतलब है कि और जो भी आया वो भी ग्रहण कर लो, है ना। भारतीय संस्कृति में देखो, भारतीय संस्कृति के संपर्क में जो कुछ आता है उसे हम सबको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आप आज जलेबी खाते हैं, जलेबी भारत की नहीं है। जैसे आज आप इमरती खाते हैं, जैसे गुलाब जामुन खाते हैं, भारत की जो संस्कृति उसके मूल स्वरूप के नहीं थे। लेकिन जब हम मुस्लिमों के संपर्क में आए, अरबियों, ईरानियों, तुर्कियों के संपर्क में आए, तो उनकी अच्छी अच्छी चीजें हमने ग्रहण कर ली। भारत, विश्व की संस्कृतियां क्या करती हैं, जब भी दो संस्कृतियां आपस में टच होती हैं तो दोनों संस्कृतियां अपने आप को कठोर रूप से बांध लेती है, एक दूसरे के किसी मूल्य को ग्रहण नहीं कर पाती। लेकिन भारतीय संस्कृति में ये गुण है कि कोई भी आएगा तो हम उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसे हम ग्रहण कर लेंगे, उसकी अच्छी अच्छी बातें सब हम ले लेते हैं और हम अपने आप को और अच्छा बनाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। अरबी, तुर्की, ईरानी, ब्रिटिश इत्यादि सब लोग आए। अंग्रेज आए तो हमने अंग्रेजी भाषा भी सीखी। जब तुर्की आए तो उनसे हमने तुर्कियों की अरबी भाषा भी सीखी। लेकिन भारत की तो संस्कृत भाषा थी, हमने उसे भुलाया नहीं। हमने अरबी भी सीखी, अंग्रेजी भी सीखी, तुर्की भी सीखी, फारसी भी सीखी और सबको अपने आप में मिलाया। आज हिंदी भाषा में देखिए, इन सब भाषाओं के आपको शब्द मिलेंगे। ये इस बात का प्रेजेंटेशन है, इस बात को दर्शाता है। आध्यात्मवाद। विश्व की अधिकांश संस्कृतियां केवल और केवल भौतिकवाद पर निर्भर करती हैं। भारतीय संस्कृति आध्यात्म को बल देती है। भारतीय संस्कृति पर से प्रारंभ में ही आध्यात्मिकता का प्रभाव है। पुरुषार्थ व्यवस्था, मोक्ष की व्यवस्था, भगवान बुद्ध के विचार, भगवान जैन धर्म के विचार, सब विचारों को हमने समाहित करते हुए आध्यात्म को भी वही स्थान दिया जो मनुष्य की भूख को स्थान दिया। और हमने भगवान के लिए भी भूख जैसे शब्दों का प्रयोग किया कि भगवान की भी भूख होनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करने की भी भूख होनी चाहिए। ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां भारतीय लोगों ने अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए, दया करुणा को दर्शाने के लिए। ऐसे उदाहरण आपको भारतीय संस्कृति में खूब मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, हमने भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं थी वो सब पढ़ ली। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, भारतीय संस्कृति में आने वाले परिवर्तन पर। भारतीय संस्कृति में कुछ परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं, उनको परिवर्तन करने वाले कारक कौन कौन सी चीजें रही जिन्होंने भारतीय संस्कृति में परिवर्तन की, वो भी देख लो। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। जब परंपरागत हिंदू धर्म से विभक्त होकर जैन और बौद्ध धर्म अपने आप में एक नई विचारधारा के रूप में सामने आए और भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इनसे भारतीय संस्कृति ने अहिंसा ली, दया ली, करुणा ली। इनका करुणा का भाव भारतीय संस्कृति में था, लेकिन और कठोरतम रूप में लिया। जातिवाद का विरोध इन्होंने किया, उसको हमने अपनाया। ब्रह्मचर्य को हमने अपनाया, अहिंसा को अपनाया। इन सारे प्रभावों को जो जैन बौद्ध धर्म में थे हमने स्वीकार करके अपने आप को उसे आत्मसात किया। विरोध नहीं किया कि नहीं हमारी संस्कृति से इस बात की इजाजत ही नहीं देती, नहीं, हमने उन अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार किया। ऐसे ही इस्लाम धर्म के जब अनुयायी भारत में आए तो इस्लाम धर्म के शासन के दौरान भारतीय संस्कृति में पर्दा प्रथा आई, पर्दा प्रथा को भी हमने एक्सेप्ट किया। विधवा पुनर्विवाह व्यवस्था आई, उसे भी एक्सेप्ट किया। वेशभूषा में परिवर्तन आया। आप देखते हैं आज सलवार, कुर्ता, कमीज, ये सब शेरवानी, ये भारतीय पहनावे नहीं है, ये मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ आने वाले पहनावे हैं, लेकिन आज भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए हैं। आप हर व्यक्ति को पहने हुए देख सकते हैं। आपके खान पान में ऐसे ही परिवर्तन आप दिखाई दे सकते हैं। भारत पूर्ण रूप से शाकाहारी, कुछ मात्रा में मांसाहारी था, लेकिन मांसाहार की वैरायटीज नहीं थी। यहाँ बिरयानी, फलाना ढिमाका, ये सब हमने इनसे सीखा। इनकी वजह से भारतीय संस्कृति और ज्यादा विस्तृत रूप लेने में कामयाब हुई। ऐसे ही अंग्रेजों का प्रभाव देखते हैं। भारतीय विचारधारा जो थी उसने पश्चिम के भी विचारों का स्वागत किया। हमने मुख्य तत्वों में स्वतंत्रता, समानता, तार्किकता, महिला सशक्तिकरण, वैज्ञानिकता, शिक्षा आदि पर भी बल दिया। और फिर जैसे इनके संपर्क में आए, हमें जैसे इनके ये गुण अच्छे लगे, हमने भारत में इन सब गुणों को स्थान दिया और अपनी पूर्व संस्कृति की विशेषताओं को फिर से जीवित करते हुए इन्हें नवीन स्वरूप में अंग्रेजों से अपना लिया। ऐसी भारतीय संस्कृति है। संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था ने भी भारत में अनेक तत्वों को शामिल किया, जैसे लोकतंत्र को, जैसे समाजवाद को, जैसे कि
जो धर्मनिरपेक्षता है, जैसे जो अखंडता का भाव है, भाईचारे की भावना है, ये सब हमने इस व्यवस्था से या संविधान से भारतीय नागरिकों को दिया और भारत ने उसे भी एक नवीन व्यवस्था का जन्म के रूप में उसे अपनाया और भारतीय संस्कृति अपने और अधिक विस्तृत स्वरूप में आई। और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बहुत सारे कानून भारत में बने, इनका भी प्रभाव भारत में भारतीय जो व्यवस्था थी, भारतीय संस्कृति की व्यवस्था थी, उस पर पड़ा। दहेज निषेध अधिनियम आया, ST/SC एक्ट आए, घरेलू हिंसा अधिनियम आया, बाल श्रम निषेध अधिनियम आया, हिंदू विवाह अधिनियम आया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया, संपत्ति अधिकार अधिनियम 1976 आया। ऐसे बहुत सारे कानूनों से भारतीय संस्कृति ने अपने आप को विरोधी रूप में प्रकट नहीं किया, उन्हें स्वीकार्य रूप में प्रकट करते हुए अपने आप में सुधार किया। ऐसे ही हमने शिक्षा का प्रभाव भी पढ़ा, औद्योगिकरण और नगरीकरण के प्रभाव को भी स्वीकार किया। ऐसे ही इंटरनेट और सोशल मीडिया का आज का दौर है, इसे भी भारतीय संस्कृति अपना चुकी है। प्रौद्योगिकी के विकास और तकनीकी के विकास पर भी हमने उसी रूप में बल दिया जिस रूप में भारतीयों को आवश्यकता थी। ऐसे अनेक प्रभाव भारतीय संस्कृति पर आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति में अगर प्रभाव इतने सारे हैं तो परिवर्तन क्या हुए वो भी देख लेते हैं। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। भारतीय संस्कृति में परिवर्तन करने वाले कारक, यहां है कारक, जिम्मेदार जो चीजें, तत्व, जो ऑब्जेक्टिव्स थे जिन्होंने परिवर्तन किया, उनकी बात की। अब जो परिवर्तन हुए, जो चेंजेस आए, उनकी बात करते हैं। तो भारतीय संस्कृति में कौन से परिवर्तन आए, कौन से चेंजेस आ गए हैं, वो चेंजेस की बात करते हैं। धार्मिक सहिष्णुता के प्रभाव में वृद्धि और सांप्रदायिकता जैसे कारकों में कमी आई। आप सिंपल सा लॉजिक देख सकते हैं, पहले हम धार्मिक रूप से ज्यादा जुड़े हुए थे, अब धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगे हैं, धार्मिक और सांप्रदायिकता में कमी आती जा रही है। जातिगत भेदभाव पहले बहुत ज्यादा था, हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर बातों की बात करते थे। आजकल ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ एक थाली में या शूद्र एक साथ एक थाली में बैठकर खा सकते हैं। महिलाओं में आत्मनिर्भरता का परिवर्तन आया भारतीय संस्कृति में और महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई। राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और हमने स्वागत किया, इस हमारी संस्कृति ने खुद इस परिवर्तन को किया और परिवर्तन को और ज्यादा विस्तृत रूप दिया। संयुक्त परिवार के स्थान पर परंपरागत रूप से एकल परिवार या सिंगल पेरेंट फैमिली की अवधारणा आई, उसे भी हमने स्वागत किया। वैवाहिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। वैवाहिक व्यवस्था में पहले जो हम नॉर्मल मैरिज करते थे, अब लिव इन रिलेशनशिप जैसी कॉन्सेप्ट आए। लव मैरिज, अरेंज मैरिज के स्थान पर लव मैरिज ने ले लिया। लेट मैरिज का नाम का कोई कॉन्सेप्ट आया, उसे भी हमने स्वीकार किया। तो ये भारतीय संस्कृति में आए परिवर्तन है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए भारतीय संस्कृति में कौन कौन से परिवर्तन हुए, तो धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिकता में कमी आई। जातिगत भेदभाव की भावना पूर्व की अपेक्षा कम हुई है। महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव बढ़ा। महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक भागीदारी बढ़ी। संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार और वैवाहिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ। ऐसे आधुनिकता के प्रभाव से प्राचीन परंपराओं पर नकारात्मक दृष्टिकोण जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब में कमी आई है। ये सब चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों में शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के साथ साथ विवाह विच्छेद में भी वृद्धि होती जा रही। पहले हमारे यहाँ विवाह जो है जन्म जन्मांतर का संबंध था, विवाह विच्छेद को स्वीकार किया गया संस्कृति द्वारा। पश्चिमी प्रभाव से आप अनेक चीजें देख सकते हैं। भारतीय मूल्यों में परिवर्तन आया। भारतीय मूल्यों में जो ईमानदारी का भाव था, जो त्याग का भाव था, जो समर्पण का भाव था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे कुछ परिवर्तन आपको दिखाने हैं। अगर आप चाहें और केवल परिवर्तन क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसे दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक सकारात्मक परिवर्तन और एक नकारात्मक परिवर्तन। नकारात्मक परिवर्तन में जैसे नैतिक मूल्यों में गिरावट, ये एक नकारात्मक परिवर्तन होगा। सकारात्मक परिवर्तन में महिलाओं की स्थिति में सुधार, ये आप सकारात्मक परिवर्तन में ले सकते हैं। ऐसे आपको 5-5 पॉइंट दोनों के याद रख लेने हैं। बहुत आसान सा पॉइंट है, इसलिए मैं इसे और डिस्क्राइब नहीं करूंगा। और आगे बढ़ते हैं। अब मूल प्रश्न तो हमने पढ़ लिया। अभी ये जो टॉपिक था भारतीय संस्कृति की विशेषता, वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर और समझने की बात है। देखिए, हम देखते हैं कि बहुत सारे YouTube चैनल या किताबों में कंटेंट तो खूब ठूस कर भर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में कवर नहीं हो पाता। क्यों?
क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा अलग प्रकार से चलता है और उसी को प्रेजेंट करने के लिए सामने मैंने एक प्रश्न रखा है। ये जो टॉपिक है, यहां से जो जो विशेषताएं हमने पढ़ी, हमने जो जो भी विशेषताएं पढ़ी, उन सब पर एक एक प्रश्न बन सकता है। जैसे एक विशेषता पर मैंने एक प्रश्न बनाया, इसको मैं लिख कर भी बताऊंगा, इसका भूमिका, इसके पॉइंट और इसके निष्कर्ष तक पूरा पॉइंट मैं लिख कर बताऊंगा। एक प्रश्न हमने बना लिया, अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है, व्याख्या कीजिए। इसी के स्थान पर ऐसा आ जाएगा कि सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की विशेषता है, स्पष्ट कीजिए। इसी के स्थान पर ऐसा लिख दिया जाएगा, प्राचीनता भारतीय संस्कृति की पहचान है, या सनातन संस्कृति भारतीय संस्कृति की पहचान है, स्पष्ट करो। तो कोई भी एक विशेषता उठा, देखो हमने 10 विशेषताएं पढ़ी, मैंने अब भी आपको विशेषताएं पढ़ाई। इन 10 विशेषताओं में से कोई सा भी एक पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे सहिष्णुता पूछ ले, जैसे धर्म की प्रधानता पूछ ले, और स्थायित्व पूछ ले, जैसे समन्वयवादी पूछ ले, तो ये एक पॉइंट उठा करके आपसे एक एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इन प्रश्नों पर फोकस करना है, यहाँ एक विशेषता को लेकर के प्रश्न बनेगा। क्या क्वेश्चन बनता है, अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशिष्ट व्यवस्था है या विशिष्ट पहचान है, व्याख्या करो। इसी को अथवा में मैंने लिखा, अनेक विविधताओं के उपरांत भी भारतीय संस्कृति में एक आधारभूत एकता है, उपरोक्त कथन को स्पष्ट करो। और अलग तरीके से लिखा, भारतीय समाज बड़ा ही उदार अथवा प्रगतिशील है, स्पष्ट करो। और अलग तरीके से लिखा, भारतीय समाज में विविधता में एकता के तत्वों का समावेश है, स्पष्ट करो। अब यही प्रश्न अगर दूसरी किसी विशेषता पर बनता, जैसे सहिष्णुता पर, तो यहाँ क्या लिखा होता, सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है, व्याख्या करो। इसी को और अलग तरीके से बोला जा सकता कि विश्व में सबसे सहिष्णु संस्कृति भारतीय संस्कृति, व्याख्या कीजिए। ऐसा कोई घुमा करके प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा। जब ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आएगा, तो कोई भी प्रश्न जब आता है हमारे सामने, तो हमें पता है कि हमें 5 फॉर्मेट का पालन करना होता है। सबसे पहले हमें उसकी भूमिका लिखनी होती है, फिर हमें उसका विषय प्रवेश लिखना होता है, फिर हमें तीसरे नंबर पर विषय वस्तु पर आते हैं, विषय वस्तु लिखनी होती है। फिर अगर उसमें कोई करंट अफेयर्स जोड़ने के प्रावधान होते हैं तो वो जोड़ते हैं, और अगर वो ना हो तो सीधे फिर कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ऐसे 5 फॉर्मेट में या 5 चीजें सोच करके दिमाग में क्वेश्चन को लिखा जाता है। अब इस प्रश्न की भूमिका क्या होनी चाहिए वो मैं आपको शेयर करता हूं। मैंने जो अपने हाथ से इस प्रश्न की भूमिका लिखी वो मैं आप सब लोगों को बताता हूं। भारतीय समाज और संस्कृति एक रंग की साड़ी नहीं बल्कि बहुरंगी चुनरियां हैं। एक सेंटेंस बस पढ़ते पढ़ते ऐसे ही सोचने में आ गया और वो मैंने इस क्वेश्चन की भूमिका के रूप में उपयोग कर लिया। भारतीय संस्कृति एक रंग की साड़ी नहीं बल्कि बहुरंग की चुनरियां हैं। ऐसे हमने एक सेंटेंस से उसी विविधता में एकता को प्रेजेंट करने की कोशिश की। भारतीय संस्कृति में विभिन्न संस्कृतियों के गुणों को ग्रहण करने की तथा उन्हें आत्मसात करने की अद्भुत विशिष्टता है। इसी कारण यवन, शक, कुषाण, अंग्रेज आदि आक्रमणकारियों के प्रभाव के बाद भी भारतीय संस्कृति अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है। अब यही की यही भूमिका आप मत लिखिएगा, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने एक बार इसी प्रश्न का आंसर जब दूसरे ढंग से लिखा तो मैंने लिखा कि जैसे अनेक नदियां समुद्र में समाहित होकर अपना स्वरूप खो देती है लेकिन फिर भी समुद्र अपना स्वरूप कभी नहीं खोता, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी अनेक विविधताओं को अपने आप में विद्यमान रखते हुए अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिए जानी जाती है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपको जो अपने दिमाग में बात आ जाएगी उस तरीके की किसी एक विशेष अच्छी सी बात के साथ भूमिका बनाइए और शुरू कीजिए। अब हमने पहला पॉइंट भूमिका लिख चुके हैं, अब हमें दूसरा पॉइंट लिखना है। मैं सीधे बता देता हूं, विषय वस्तु। विषय वस्तु में जाने से पहले एक बार क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लिया करो। अनेकता में एकता, ये मूल रूप से हमारा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? अनेकता में एकता। अब इस अनेकता में एकता, इस प्रश्न में हमें पहले विषय वस्तु जब लिखेंगे तो पहले बहुत सारी अनेकताएं बतानी पड़ेगी और फिर उनमें एकता बतानी पड़ेगी। मैं 3, 4, 5 उदाहरण देकर के आपको बता देता हूं, बहुत लंबा नहीं करूंगा लेकिन फिर भी आंसर आपको समझ में आ जाए इसलिए बताना जरूरी है। देखिए, भारत आकार एवं क्षेत्रफल में विशाल स्वरूप लिए हुए है।
ये हमने क्या बता दी, विविधता। पहले विविधता बताओ और फिर उसी को एकता के रूप में बदलो। तो पहले हम बता रहे हैं कि भारत आकार एवं क्षेत्रफल में विश्व विशाल स्वरूप लिए हुए है। एक और हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो दूसरी ओर समुद्र की गोद में खेलता हुआ दक्षिणी तट, ऐसा बोला जा सकता है। ये थोड़ा सांस्कृतिक भाषा या साहित्यिक भाषा में उपयोग कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, सोशियोलॉजी के इस पोर्शन में चलेगा एक ही। लेकिन फिर भी अब देखो हमें क्या करना है, एक बार ध्यान से समझ लो। हमें विषय वस्तु जो इस पॉइंट की है, विषय वस्तु, उसमें क्या करना है, पहले एक विविधता बताएंगे और फिर उसमें एकता बताएंगे। कैसे? पहले हमने बोला कि हमारे यहाँ क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे समुद्र का तट है, ऐसा हमने बोला, ये विविधता बता दी। अब आप इसमें बताओ, लेकिन फिर भी हर एक क्षेत्र अपने आप को भारत कहता है, या भारत का हर एक नागरिक अपनी पहचान भारतीय के रूप में बताता है, ना कि हिमालयन व्यक्ति या ना कि मुंबई का रहने वाला। हम अपनी पहचान भारतीय होने के रूप में बताते हैं, जो हम सब में एकता का भाव से, एकता के भाव को प्रेजेंट करती है। तो हमने पहले एक विविधता बता दी और फिर एकता बता दी। ऐसे ही आप और भी पॉइंट्स की विविधता और एकता बता सकते हैं। जैसे भारत में आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है, फिर आप देखेंगे कि भारत में हिंदी भाषा भी बोली जाती है, फिर भारत में मराठी भी बोली जाती है, फिर भारत में अलग अलग जगह पे, कहीं पे बंगला, तो कहीं पे सिंधी, तो कहीं पे उर्दू, तो कुछ ना कुछ अलग बोला जाता है। लेकिन ये सब भाषाएं बोलने के बाद भी संस्कृत इन सब की जननी है, संस्कृत इन सभी भाषाओं की जननी है। और भारत में हर एक व्यक्ति अपने आप को हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी बोलने वाले या हिंदुस्तान में रहने वाले प्रेजेंट करते हैं, जो उनकी एकता को दर्शाती है। ऐसी और विविधताएं बताते जाइए और उनमें एकता बताते जाइए। तो 4 या 5 विविधता और 4 या 5 एकता, उनको जोड़ करके प्रेजेंट कर दो। ऐसे ही मैंने किया। भारत एक ही देश होने के बावजूद भी यहाँ की जलवायु में अत्यधिक विविधता है। एक और हिमालय की कपकपा देने वाली सर्दी, तो दूसरी ओर राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्म जलवायु, धार्मिकता जलवायु। भारत विभिन्न धर्मों की लीला भूमि रहा है। तो हमने देखो क्या कहा, पहले विविधता बताई कि भारत में पहले हिमालय में देखोगे तो बहुत ठंड पड़ती है, राजस्थान में देखोगे तो बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम एक उष्णकटिबंधीय देश हैं और पूरे भारत में एक जैसी जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रसार है। अब आगे आए, फिर यहां से नया पॉइंट शुरू कर दिया, धार्मिकता। यहां से पैराग्राफ चेंज होना चाहिए था, हुआ नहीं है। भारत विभिन्न धर्मों की लीला भूमि रहा, अनेक धर्म और संप्रदाय इसकी गोद में पले और बड़े हुए। ऐसे ही आगे विदेशी धर्मों, मुस्लिम, ईसाई आदि को भी स्थान दिया। बौद्ध और जैन धर्म इसी धरती पर पैदा होने वाले धर्मों में से रहे। ऐसे ही फिर भी भारत जो है वो अपने इस धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए हुए है। इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। यहाँ थोड़ा पैराग्राफ चेंज होने में गड़बड़ हुई है, इसलिए आप थोड़ा सा देख लेना। अगली बात फिर शुरू करते हैं। यहां से हमने भाषा की बात शुरू की। देखो पहले धर्म की बात की, फिर भाषा की बात की। भारत अनेक भाषाओं की जन्म स्थली है। उत्तर से दक्षिण तक 16 से 52 भाषाएं बोली जाती है, या सॉरी 1652 भाषाएं हैं। ये 1652 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, वास्तव में 1352 है। भारतीय इस भूमि पर 1352 भाषाएं बोली जाती है पूरे भारत में, और यहाँ बोली जाती है यहाँ। लेकिन फिर भी हमने बोल दिया कि संस्कृत भारत सभी भाषाओं की जन्म देने वाली भाषा मानी जाती है, और भाषा से रिलेटेड कोई भेदभाव हमारे देश में नहीं है। विभिन्न धर्मों में विविधता के बाद भी प्रत्येक नागरिक का मूल धर्म मानवता है। अब हमने यहाँ क्या कह दिया कि भारत के अनेक धर्म हैं। भारत कहीं मुस्लिम होता है, भारत कहीं हिंदू होता है, भारत कहीं सिख हो जाता है, भारत कहीं ईसाई हो जाता है, लेकिन फिर भी हर भारतीय का मूल धर्म मानवता है। मानवता को हर एक भारतीय मानता है, इसलिए सबका धर्म मानवता हो जाती है। फिर भारतीय संविधान में आए। भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता को भी हर एक भारतीय को एक सूत्र में बांधते हैं। से कुछ बहुत अच्छी सी लाइनों के साथ हमने इस क्वेश्चन को प्रेजेंट किया। तो कुल मिलाकर के मैं आपको आंसर करने का तरीका बता रहा हूं कि पहले आपको भूमिका लिखनी है, जो मैंने लिखकर बता दी।
बीच वाले पॉइंट आप लिखेंगे, अगर मैं लिख दूंगा तो आप हूबहू कॉपी कर लेंगे। ऐसे कम से कम 5 प्रकार की विविधता बताइए और उन्हीं विविधताओं में फिर जो एकता है वो बताइए। जैसे हमने पहले क्षेत्रफल के आधार पर कि अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं ऊंच नीच है, लेकिन फिर भी हर एक भारतीय भारतीय कहलाता है। फिर हमने जलवायु की बात की कि हर एक जगह अलग अलग प्रकार की जलवायु, लेकिन फिर भी उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत की विशेषता है। फिर हमने भाषा की बात की, फिर हमने धर्म की बात की, फिर हमने अलग अलग टाइप के ऐसे पॉइंट्स निकाल करके बातें करनी है। आगे हमने इसी क्वेश्चन की जो निष्कर्ष है उसे भी याद रखना है। निष्कर्ष किस रूप में लिखा जाना चाहिए? उपरोक्त बिंदुओं और आधारों से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति एक विशाल जलधारा के समान विभिन्न विविधताओं को अपनाने के साथ साथ उनको अपने आप में घोलकर एक स्वरूप प्रदान करती है। ऐसा कोई निष्कर्ष हमें लिखना है। साथ में क्या लिखना रहेगा? आप करंट के कुछ उदाहरण दीजिए जिसमें किसी मुस्लिम ने हिंदू को की मदद की हो, जिसमें हमने किसी विश्व के व्यक्ति की मदद की हो, या जब दो अलग अलग प्रकार के लोगों ने एक विशेष काम को करके दिखाया हो। आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया जा सकता है कि धर्म से एक विशिष्ट वर्ग का होने के बाद भी उन्होंने भारत को प्रधानता दी। ऐसे उदाहरण आपको रखने पड़ेंगे, या ऐसे उदाहरणों, एक दो उदाहरणों से आपको बात प्रेजेंट करनी है। आज आप सभी को इसी प्रश्न का आंसर लिखना है। आप जब इस प्रश्न का आंसर लिख लेंगे तो आंसर लेखन के बाद में मैं इसका जो एक ऑथेंटिक आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार वो आपको सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। आप सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए। हम आगे भी इस मंथ में इस सिलेबस को, सोशियोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को धन्यवाद, विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।